नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर यह वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव को लेकर पिछले 3 दिनों से हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब यह मुद्दा जम्मू कश्मीर से आगे बढ़कर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक जा पहुंचा है। आज महाराष्ट्र की अपनी चुनावी रैलियों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा से विशेष दर्जे की बहाली के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 370 के जरिए 75 साल तक जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से अलग रखा। इस गलती को उनकी सरकार ने ठीक किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही कांग्रेस कश्मीर को लेकर फिर से साजिशें करने लगी है। पीएम ने यह भी चुनौती दी है कि दुनिया की कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं कर सकती है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र के सांगली और कराड़ की रैली में 370 के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने भी चुनौती दी, चाहे कुछ भी हो जाए, जम्मू कश्मीर में 370 वापस नहीं हो सकता है। इधर यूपी के मुजफ्फरनगर की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा है। यानी 370 के मुद्दे पर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक है। 370 पर विधानसभा के प्रस्ताव के जरिए वो महाराष्ट्र और यूपी में इंडिया गठबंधन को घेर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पास करके उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को फंसा दिया है? क्या गलत समय पर यह प्रस्ताव विधानसभा में लेकर आएगा? क्या 370 का मुद्दा बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाएगा? और सवाल यह भी है कि क्या 370 को लेकर इसी आशंका की वजह से कांग्रेस उमर अब्दुल्ला की सरकार में शामिल नहीं हुई है, या फिर महाराष्ट्र में असल मुद्दों पर बहस करने के बजाय बीजेपी 370 को लाकर वहां पर अपनी सरकार के किए गए कामकाज का जवाब नहीं देना चाहती है? कई ऐसे सवाल है जिसको लेकर महादंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर मचे जोरदार हंगामे के बीच अब इस मुद्दे की एंट्री चुनाव में भी हो गई। महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक 370 के नाम पर बीजेपी के दिग्गज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाराष्ट्र की रैलियों में इंडिया गठबंधन को 370 के नाम पर घेरा और चुनौती दी कि 370 की वापसी का सपना पूरा नहीं होगा। वहीं मुजफ्फरनगर की रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 370 के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जवाब मांगा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो भाई? है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? जब धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा कानून लेकर, मैं संसद के सामने खड़ा हुआ। ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते रहे।
उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। 370 को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर इंडिया गठबंधन ने सवाल उठाए हैं। हार की डर से बौखलाए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जिसका ना सिर है ना पैर है। महाराष्ट्र में आए हो, महाराष्ट्र की बात करो। यहाँ विपक्ष के पार्लियामेंट चलाई, बिल पास किए। सोचिए आप, ये संविधान का विरोध नहीं था, ये संविधान का अपमान नहीं था। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख ने सदन में 370 से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। इसके बाद बीजेपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। अब सवाल यह है, अनुच्छेद 370 क्या बड़ा मुद्दा बनेगा? महाराष्ट्र के चुनाव में जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी इसको उठा रही है, कांग्रेस पार्टी को घेर रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अनुराग भदौरे जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। संजना घाड़ी जी, आप प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब चंद्र दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। उमेश तलाशी जी, प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही अवनिजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे लगता है कि आपसे ही शुरुआत करते हुए प्रदीप भंडारी जी, अब महाराष्ट्र का चुनाव है, वहां पर आपको अपने 2.5 साल 2 साल के कामकाज का हिसाब देना है, तो अनुच्छेद 370 को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा आक्रामक क्यों है वहां पर? चित्रा जी, अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की बात है और उसको हटाया इसीलिए गया था क्योंकि भारत का संविधान, जिसको राहुल गांधी लहरा के घूमते हैं, उसको लेटर एंड स्पिरिट में जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करा गया और पाकिस्तान के एजेंडे को परास्त किया गया। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी इस पर खुलकर नहीं बोल रही है और उसको वापस लाने का प्रयास कर रही है, तो महाराष्ट्र भी भारत का ही उतना बड़ा अंग है जितना कोई दूसरा है। तो हमारा दायित्व बनता है एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में कि हम जनता को इसके बारे में जागरूक करें। हम अपने काम की भी बात करें। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनेंगे आप, तो उसमें 70% बात काम की हो रही है। परंतु अगर एक ऐसी विचारधारा जो वापस से आर्टिकल 370 को लाना चाहती है, पाकिस्तान के एजेंडे को चलाना चाहती है, लाल चौक पे पाकिस्तान के झंडे को फहराना चाहती है, ना कि भारत के झंडे को, तो हमारा दायित्व बनता है। मैं 10 सेकंड दूंगा। इनकी सोच देखिए आप। कर्नाटका कांग्रेस ने, ये रहा उनका ट्वीट, इनकी सोच। इन्होंने भारत का डिस्टॉर्टेड मैप जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला है, ये इन्होंने कल डाला है। ये आप देख सकते हैं, इसमें जम्मू कश्मीर को आधा दिखाया गया है पाकिस्तान के एजेंडे के हिसाब से। तो इस राजनीतिक दल को एक्सपोज नहीं करेंगे। आपने काम की बात करी, मैं 10 सेकंड में काम भी गिना देता हूं। एजुकेशन में इनका बजट था 73,000 करोड़, हमारा 99,000 करोड़। SC/ST का इनका बजट था 19,000 करोड़, हमारा 26,700 करोड़। हेल्थ एक्सपेंडिचर पे उनका 19,000 करोड़, हमारा 24,000 करोड़। पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र की इनके समय में 86,800 करोड़, हमारे समय में 2,78,000 करोड़। तो हम सब पे तैयार हैं, परंतु राष्ट्र विरोधियों को तो एक्सपोज करना हमारा दायित्व है। अनुराग भदौरे जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये कई बार सेल्फ गोल करने की आदत होती है क्या? मतलब इंडिया गठबंधन के अगर सभी साथी रहेंगे और यकीनन एक राज्य में अब प्रस्ताव लेकर आया जाएगा कि नहीं हम 370 ला कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए ला कर रहेंगे, तो वो फिर दूसरे राज्य में आपको नुकसान करेगा। और बीजेपी इसीलिए महाराष्ट्र में इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। क्या जरूरत थी विधानसभा में अभी इसको लेकर आने की? और अब अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तमाम बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि आपकी 4 पुश्तें भी आ जाएं तो भी इसको वापस नहीं लाया जा सकता है। अनुराग भदौरे जी, आपका एक शब्द बहुत अच्छा है, मुद्दा। ये मुद्दा ही तो बनाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, लाल चौक से पाकिस्तान का झंडा लहराने की बात कर रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान का झंडा लाल चौक में लहराने के इनके मुंह से निकल कैसे जाता है? ये शब्द आपके मुंह से निकलता कैसे है? क्योंकि आप इस तरह की भावनाओं में जी रहे हो।
आप चीजों को ऐसे पकड़ो, हाँ देखो बोल दिया। अरे सदन में 370 बोल दिया, चलो उठाओ, चलो जल्दी महाराष्ट्र में इसको खींचो, यहाँ खींचो, वहां खींचो। अरे भाई देश है क्या है? अरे लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, हम लोग ही न्यूज पढ़े हैं अनुराग भदौरिया जी। उसके लिए पीढ़ी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने, अब मेरी बात सुन लीजिए, लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, अब नहीं फहराया जा रहा है। वहां पत्थरबाजी होती थी, हम लोग ही इसका न्यूज पढ़ते थे। आप बोल लो, हाँ आप बोल लूं मैं, अगर आपकी बात हो गई तो मैं बोल लूं। हाँ। तो जिस तरह से इनकी आदत क्या हो गई है, हाँ पकड़ लिया, हाँ देखो हंगामा हुआ। अरे हंगामा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक थे, उन्होंने मारपीट की वहां पे। क्या कोई अच्छी बात है पार्लियामेंट एक सदन के अंदर मारपीट हो रही है? अगर मारपीट हुई तो दोनों तरफ से हुई। अरे प्रस्ताव पर सवाल पूछा जा रहा है, इसको गंभीरता से लेने की जिम्मेदारी नहीं है। इंडिया गठबंधन में है समाजवादी पार्टी की क्या राय है 370 को लेकर? मुझे बात पूरी कर, अरे अब छोड़ दीजिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जवाब देंगे सदन में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बैठे हुए वो जवाब दे देंगे। आप ये बताइए 370 पर आप कहां पर खड़े हैं? इतना अब मैं बोल लूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इतना लंबा लेक्चर दे के गए बीजेपी के प्रवक्ता, तो मुझे बोलने में क्या, ये लोकतंत्र है, थोड़ा सा तो विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए ना भाई। जब वो बोल के गए तो हम भी बोल ले। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान की कब चिंता है? अगर भारतीय जनता पार्टी को संविधान की चिंता होता तो आप बताइए चित्रा जी। हाँ। एक दिन में 79 पार्लियामेंटेरियन को, लोकसभा के सदस्य को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया था, और एक सत्र में 140, और उसके अलावा और सुनिए विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के लोकसभा के सदस्यों को बाहर कर दिया गया और पार्लियामेंट चलती रही। क्या इस संविधान के अंदर में ऐसा है कि वहां विपक्ष विहीन सरकार बनाना चाहते हैं ये? कि यहां पार्लियामेंट के अंदर में सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे? और पार्लियामेंट वहां तो जीता जागता पार्लियामेंट था, वहां तो लोकसभा स्पीकर भी थे, सारे सदन थे, कैमरा लगा हुआ था, और आपने बाहर उठा के फेंक दिया, सस्पेंड कर दिया, और आपने बिल पास कर दिए। क्या ये संविधान अलाउ करता है? क्या संविधान सम्मत है क्या? अरे वैसे ही तो बीजेपी के भी विधायकों को बाहर फेंका गया है, 5 को चोटें भी आई हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ 370 को लेकर। आप लेकर जा रहे हैं बार लोकसभा में हम आ जाएंगे, फिर से उसकी कार्रवाई शुरू होने जा रही है नवंबर में। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ 370 को लेकर, 370 को लेकर कहां खड़े हैं अनुराग भदौरिया जी आप लोग? और समाजवादी पार्टी भी महाराष्ट्र में लड़ रही है, ये लोग बड़ा मुद्दा बना रहे हैं 370 को। अरे सुनना ही नहीं चाहते आप। मैंने क्या, अरे आप सुनना दीजिए ना, उनके मुद्दा बनाने से हमारी बात तो सुन लीजिए। वो तो मुद्दा बनाएंगे, वो तो मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या और किसान का मुद्दा तो बनाएंगे ही नहीं ना, क्योंकि उनको सूट नहीं करता है। वो उनको क्या सूट करता है? डिवाइड एंड रूल। मैंने क्या बोला, पार्लियामेंट से बड़ा क्या इस देश के अंदर में? जो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, तभी तो मैं बता रहा था ना कि संविधान की। ठीक है, चले 370 पर वापस आते हैं, जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। जल्दी से चित्रा जी, मुझे पीड़ा होती है कि आपके शो पे अनुराग भदौरिया एक बार नहीं बोल पाए कि आर्टिकल 370 जो हटा है वो उसके पक्ष में। ये राष्ट्र की बात है, राजनीति होती रहेगी। और अनुराग भदौरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी पार्टी तो याकूब मेनन जैसे आतंकवादी को जब फांसी दी गई थी तो इसका विरोध कर रहे थे। कल ही यासीन मलिक की वाइफ ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है, जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है। हम इस पे कैसे नहीं बोलेंगे? ये राष्ट्र की बात है। आपके पास और अगर आप मुझसे मुद्दों की बात करते हैं तो अनुराग भदौरिया जी आपसे हर मुद्दे की बात कर रहे हो। क्या हो गया? समझ में आ रहा है कि महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करने से बच रहे हो? बेरोजगारी आ रहा है, अब डाटा 2.5 साल का काम लेके ना पा रहे हो? समझ में आ रहा है, डीजल पेट्रोल 100 के पार होता है, समझ में आ रहा है। अनुराग जी, अच्छा आपकी महाराष्ट्र में आपकी असली मंशा, महाराष्ट्र में एक और मंशा दिखा देता हूँ। ये आज है महाराष्ट्र मुस्लिम सेवा संघ, इसने लिखा है कि हर वोट मुसलमान का सिर्फ जो है वो महाविकास आघाड़ी को पड़ना चाहिए। तो ये का मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं। बताइए अनुराग भदौरिया, मुद्दे पर रहते हैं सर, एक सेकंड, मुद्दे पर रहते हैं, विषय गंभीर है, इसको इतने हल्के से जाने नहीं देना चाहिए। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर। अब निजेश अवस्थी जी आपके पास आते हुए, अब निजेश अवस्थी जी, अब जनता ये सवाल पूछेगी ना कि 370 के मुद्दे की एंट्री महाराष्ट्र चुनाव में कराने की क्या जरूरत है? आपको जवाब देना है कि आपने 2.5 सालों में क्या किया है वहां की जनता के लिए। महाराष्ट्र का चुनाव तो महाराष्ट्र के मुद्दों पर होना चाहिए। चित्रा जी यही होता था, पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण किया, बाकी लोग कह रहे हैं उस पे आक्रमण कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना, अगला नंबर उन्हीं का होता था। कश्मीर के बारे में, कश्मीर में वहाँ से 5 लाख हिंदू निकाल दिए गए 1990 में। पूरे देश में कहीं कोई सीए, कोई शाहीन बाग नहीं बना, कुछ नहीं बना, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। क्या ठीक हुआ? क्या मतलब उनके लिए हो रहा है, हमें क्या? ये क्यों महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं 370 मुद्दा होना चाहिए?
जिस बात को लेकर के 370 की धारा को लेकर के पाकिस्तान यूएन में और वहां की मीडिया में बोलता है, जो तमाम देश विरोधी लोग हैं जो 370 लाने के पक्ष में हैं, अगर देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री कहता है कि 370 वापस नहीं आने देंगे तो इसमें क्या गलत है? आप बताइए, पिछले जवाब दें कि पिछले 60 साल से इतने साल तक जब तक 370 नहीं हटी तब तक वहां के वाल्मीकियों को, वहां के दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली इतने सालों तक, वहां से जो बाहर से लोग आए थे उनको मतदान का अधिकार नहीं मिला। क्यों नहीं बनना चाहिए ये मुद्दा? सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते, एक कुछ कम्युनिटी। और मैं एक बात बता दूं, मैं खुद ये चाहता हूं कि भारत की हर एक कम्युनिटी का लोग, जो लोग चाहते हैं कि मुसलमान लोग जो हैं जो कश्मीर में 370 हटाने के पक्ष में, मुसलमान को कहना चाहिए कि हमारा उससे क्या लेना देना, पूरा देश एक है, हमारा है। वो कहते हैं ना कि पूरा देश हमारा है, तो कश्मीर भी उनका है, तो कश्मीर उनका है तो वहां पर भारत का संविधान लागू होना चाहिए। वहां की सरकार ने भारत के संविधान की शपथ लेकर के सरकार बनी है, तो इसमें क्या गलत है? अगर कोई वहां पर भारत के संविधान के खिलाफ 370 के पक्ष में अगर कोई बोलता है और अगर पूरे देश में माहौल बनता है तो ये पक्ष में ये बेहतर होगा या गलत होगा? ये क्या चुनाव सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि कितने %? और मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं कि बेरोजगारी पर, महंगाई पर खुलेआम आंकड़ों के साथ आप एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करिए, जवाब दे। और आप बताइए कि जब 2004 में यूपीए की सरकार आई थी तब पेट्रोल का दाम कितना था, और 2014 में जब यूपीए की सरकार गई तो पेट्रोल का दाम कितना था, और 2014 में पेट्रोल का दाम कितना था और आज कितना पेट्रोल का दाम है? करिए ना, आज बहस क्यों नहीं करते? ठीक है, अब मैं जरा शिवसेना उद्धव गुट की संजना घाड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जवाब ले लेती हूं, क्योंकि महाराष्ट्र का ये मुद्दा है। हम राज्य उसके बाद में आऊंगी, और भी मेहमान हमारे साथ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। शिंदे गुट से भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संजना घाड़ी जी, अब आपके पास आते हुए, देखिए, जब इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया तो जाहिर तौर पर अगर आपके सहयोगी का कोई मुद्दा है जो उसको तो सूट करता है उसके राज्य में, लेकिन आपके राज्य में वो आपको नुकसान कर सकता है। अब 370 के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया है और हर जगह बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस मुद्दे पर आप लोगों को, इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं। कैसे काट निकालिएगा इसका? क्या जवाब दीजिएगा इस पर, संजना जी? मेरे ख्याल से जिस तरह से बीजेपी का एजेंडा अभी चल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता में कल भी चैनल्स में थी, तो हिंदुत्व का मुद्दा या 370 का मुद्दा, मतलब 370 का मुद्दा एक जगह पे है, लेकिन वहाँ पे जो कश्मीरी पंडितों की हत्या आज भी वो रोक नहीं पा रहे, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे जिस तरह से चीन आक्रमण बढ़ रहा है अंदर, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। जो भी अपने फायदे के मुद्दे उस पर बात करो, लेकिन आज महाराष्ट्र का इलेक्शन है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बढ़ती हुई बेरोजगारी का। जो 24 उद्योग धंधे महाराष्ट्र से बाहर खदेड़ दिए गए या बाहर भेजे गए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की प्रगति पर गहरा असर पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आज 3 साल 4 साल की बच्चियों से लेके 87 साल की पुणे की महिला भी मेरी सुरक्षित नहीं है। वो दादी पे भी बलात्कार हो रहा है, उसकी 57 साल की बेटी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवा रही है। प्रेग्नेंट माँ अपनी 4 साल की बच्ची के लिए कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाती है, 12 घंटा पुलिस वो कंप्लेंट ना लिखवा के नहीं लेती। ये बारे में बात नहीं हो रही है, और ये सब मेरे ख्याल से मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। शेतकरियों की जो आत्महत्या हो रही है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। लाडली बहन के बारे में जोर शोर से बात हो रही है, लेकिन जो गैस सिलेंडर के भाव 4 गुना बढ़े 2014 से लेके आज तक, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक बाजू में 1500 का हफ्ता अकाउंट में आया, दूसरे बाजू में तेल दाल ऐसी ही सब चीजें महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल महंगा होते जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या है कि अपने फायदे के मुद्दे लेके आप आगे जाओगे तो महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी अपनी शातिरता बताई हुई है कि हम मूर्ख नहीं है, और वो विधानसभा के चुनाव में भी बताएंगे। आप कौन से भी मुद्दे पे उसको बहराओ। ठीक है, शिवसेना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके बाद उमेश जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गुलाब चंद जी सीधे आपके पास आते हुए, उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से तमाम मुद्दे गिनाए और बोल रहे हैं कि इन मुद्दों पर आप लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, ध्यान भटकाना चाहते हैं आप लोग महाराष्ट्र की जनता का, वो आरोप लगा रही हैं। जी चित्रा जी, जिस तरह से हमारी संजना बहन ने कहा कि कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी लाडली योजना की बात करते हैं, कभी और मुद्दों की बात करते हैं, कभी कश्मीर की बात करते हैं। अरे मैं क्यों नहीं हिंदुत्व की बात करूं? जिस हिंदुत्व सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के सानिध्य में हम पले बढ़े,
और हम क्यों उनकी बात न करें, हिंदुत्व की क्यों बात नहीं करें, हम कश्मीर की क्यों बात नहीं करें। जिस कश्मीर के लेकर के किसी मीडिया वाले ने, राजीव शुक्ला जी ने उनसे पूछा, माननीय बाला साहब ठाकरे जी से, कि एक दिन के लिए अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आपका पहला मुद्दा क्या होगा, उन्होंने बोला कि 370 हटाने की बात होगी। आप भूल गए हमारी संजना बहन। और हिंदुत्व के बाद जो वही माननीय बाला साहब कहा करते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस तथ्य को छोड़कर के सच पूछो तो चित्रा जी लोग फंस चुके हैं। आज जिस ढंग से ये लोगों ने उमर अब्दुल्ला के सरकार को लेकर 370 इस षड्यंत्र साजिश को लेकर के सदन में जिस ढंग से इनके जूता पैजाम हुआ है, शर्मनाक की बात है। षड्यंत्र साजिश के तहत इस संविधान की किताबों को दिखा करके मात्र फर्स्ट पहले पृष्ठ को दिखाते हैं, बाकी बीच में सब सादा। ये इनकी साजिश है, इनकी दुनिया है। सच तो यह है कि किसी रचनाकार ने, चित्रा जी सही लिखा कि हमने जमाना देखा है, हर वक्त की खबर रखते हैं, कभी मजबूरन कभी मसलन कातिल को मसीहा कहते हैं। सच यह है कि वही कश्मीरी पली बड़ी बेटी के साथ नहीं हुई, अगर वो किसी दूसरी स्टेट में शादी कर लेती है तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार खत्म कर लेते हैं उसका, वो कश्मीरी इसलिए हटाना चाहते हैं 35 से। सच पूछो तो वहां पे किसी दलित पिछड़े को वहां उनको हक नहीं मिले, कितनी भी उनकी शैक्षणिक योग्यता होने के बावजूद चित्रा जी उसको स्वीपर ही बनना पड़ेगा। और अगर मनमोहन सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री बने वो रिफ्यूजी थे, अगर बाई चांस अगर जम्मू में रह गए होते तो शायद इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनते। वहां तो विधानसभा चुनाव तो लड़ने के बाद छोड़ी देश का एक नागरिक नहीं बन सकते थे। ठीक है, इनके पास बोलने के पास क्या बचा है। ठीक है, ये बड़ा मुद्दा आप उठा रहे हैं, लेकिन फिर से मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। महाराष्ट्र को लेकर भी उन्होंने कई सवाल पूछे जिसका जवाब आपकी ओर से नहीं दिया गया है। लेकिन उमेश तलाशी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, बाद में कांग्रेस आपकी सरकार में शामिल नहीं होती है, 370 के मुद्दे पर आप प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसको पास कराया जाता है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन इस मुद्दे पर आप लोगों को है या फिर नहीं है? और क्या आप लोगों को अंदाजा था इस बात का कि अगर 370 के प्रस्ताव को पास कराया जाएगा तो यकीनन देश के जितने भी राज्य हैं, बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ेगी इसको बेहद आक्रामक तरीके से उठाएगी और कांग्रेस पार्टी पर हमला करेगी? उमेश तलाशी जी, आप लोगों ने भी बड़ा ढूंढ के वक्त निकाला है। बिल्कुल, अभी हरियाणा में हारे कोई सबक नहीं। चित्रा जी सुनिए चित्रा जी, मैं सबके अभी सुन रहा था, मैंने बीजेपी को भी सुना, मैंने बाकी लोगों को भी सुना। ये जो 370 का रेजोल्यूशन था, हमने बिलखसूस अपने मौकूफ में, अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि दैट विल बी द फर्स्ट बिजनेस। 370 का रेजोल्यूशन विल बी द फर्स्ट बिजनेस। और अकॉर्डिंग टू दैट हमने अपना जो लोगों से वादा था, जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया, उसको निभाया और अपना 370 का रेजोल्यूशन पास करवाया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि बजाय डेवलपमेंट के, बजाय कोई जो इन्होंने, भाजपा ने अगर कोई काम किया होता उस चीज पे ये अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते, इनको सिर्फ 370 पे चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये लोगों को ये बता रहे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी टेररिज्म की स्पीक पे पहुंचा? क्या ये उस वक्त लोगों को ये बता रहे हैं कि आए दिन मासूम लोगों की जम्मू कश्मीर में जाने जा रही हैं जिसको बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई 370 हटाने के बाद? जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज वहां काम कर रहे थे वो वापस माइग्रेट होकर चले गए 2019 के बाद। क्या ये अपनी स्पीचेस में जहां जहां ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या ये वो चीजें बताते हैं वहां पे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, बड़े बड़े ऑफिसर्स मारे जाते हैं? कल भी 2 बीडीजी मेंबर्स मारे गए। तो जो किलिंग्स का सिलसिला है ये कभी थमा ही नहीं 2019 के बाद। इनको ये भी बताना चाहिए हर राज्य में, जिस राज्य में ये चुनाव लड़ रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो कोई डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, प्रोग्रेस डेवलपमेंट की कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या डेवलपमेंट किया इन्होंने 6 सालों में? ये काम नहीं कर रहे हैं ना उमेश तलाशी जी। आपकी सुनिए मेरी बात खत्म होने 370 को लेकर ही आगे बढ़े ना। नहीं, बात खत्म कीजिएगा, मेरा ये सवाल है। लेकिन विधानसभा से प्रस्ताव पास करा लेने से कुछ होना है नहीं, कुछ भी नहीं होना है। और इधर सरकार भी कह रही है कि आपकी तमाम पीढ़ियां आएंगी जाएंगी, 370 इतिहास का हिस्सा बन चुका है, उससे कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक पब्लिक पोस्टरिंग की कोशिश है उमेश तलाशी जी, जो सच बात है। क्या 370 आप ला सकते हैं? क्या 370 आप ला सकते हैं? उसके लिए आपको आंकड़ा चाहिए ना उमेश तलाशी जी। दंगल क्यों? हाँ, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता इस रेजोल्यूशन से तो इतनी दंगल इसलिए क्योंकि विधानसभा की तस्वीरें दिखा रही है कि विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है।
विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है किसने वो बनाया? तस्वीरें बीजेपी ने ना। बताएंगे। अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो वो डिबेट करें। हाँ। वो लड़ मरने पे क्यों आते हैं? आप देखिए ना किस तरीके से ये टेबल्स पे खड़े होके वेल में जंप कर रहे हैं। क्यों? नहीं, मैं अगर इनको आपसे ये लगता है सवाल कि पूछ इसकी रही हूँ कोई उमेश तलाशी जी, अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 370 सर सवाल सुनिए, बताइए। 370 कैसे लेकर आएंगे? बोलिए। कितनी सीटें चाहिए 370 की वापसी के लिए? वो है क्या आपके पास? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो आपकी सहयोगी है वो तो इस मुद्दे पर कुछ बोलती नहीं आप लोगों से। पहली चीज असेंबली 6 साल बाद बनी और ये एक प्लेटफॉर्म था जिससे हम दुनिया को बता सकते थे जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो काबिले मंजूर नहीं है। और उसका क्या तरीका था? एक रेजोल्यूशन। हमने नहीं कहा कि हमने रेजोल्यूशन पास किया, कल सुबह 370 वापस आए, लेकिन एक प्रोसेस, पॉलिसी, प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाए। हमने तो ये नहीं कहा इनसे असेंबली में कि हमने रेजोल्यूशन पास किया। 370 इतिहास का हिस्सा बन चुका है। तो फिर दुनिया की फिर कोई क्यों ये लोग ताकत सड़कों पे है? वापस नहीं ला सकते तो हैं फिर क्यों ये 370 लोग दंगल कर रहे हैं? तो फिर ये क्यों असेंबली में लड़ रहे हैं? तो क्यों ये सड़कों पे आ रहे हैं? अगर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो डिबेट करें ना, डेवलपमेंट पे। इनको लोगों ने भेजा है डेवलपमेंट के लिए, ना कि ये झगड़े करने के लिए। आप देखिए किस तरीके से ये असेंबली का क्या अखाड़ा बना दिया इन बीजेपी कह रही है देश के शर्म सामने आती है आपके ये सीन्स इंटेंशन को देख के। उजागर किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, हाँ, नहीं, कोई इंटेंशन ये क्या होता है? हम मैं लोग कहते हैं आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, जल्दी से। 370 पे तो बात अनुराग जी आ रही हूँ इसके पास। 370 एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे, एक छोटा सा सवाल है। आपने कहा कि ये बेरोजगारी पर बात नहीं करते, बेरोजगारी बढ़ी है, कोई विकास नहीं हुआ। धारा 370 5 अगस्त 2019 तक थी, उसके पहले के बारे में आप बता दीजिए कि क्या विकास हुआ था, क्या बेरोजगारी थी। मुझे तो ये अब तक कहा जाता रहा कि वो 500 रुपए में पत्थर इसलिए फेंकते हैं क्योंकि वहां पे बेरोजगारी इतनी है। तब तो ये कहा जाता था कि वहां पर रोजगार नहीं है। तो धारा 370 लगे होने पर हमने अरे भैया मैं पूरा दूसरा सवाल, अरे भैया सिर्फ यही बात नहीं है। आप बताइए कि इतने सालों तक वहां पर दलितों को, इतने सालों तक वहां पर दलितों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? कभी भाजपा की तरह छाती नहीं पीटी हमने। जिस भाजपा का आप एक स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, हमने उनकी तरह छाती। अरे भैया मैं देश का स्पोक्स पर्सन हूँ, इस देश की जनता में रेफरेंडम करा लीजिए धारा 370 के बारे में। रेफरेंडम करा, देखिए 370 पे तो बात होगी। ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, देश का मसला है। उमेश तलाशी, 370 पर बात होगी। कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है जब आप लोग बात करते हैं अपने सहयोगियों से? तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है? डिग्निटी राइट्स, देखिए एक इलेक्टोरल अलायंस है कांग्रेस के साथ, उनकी निजी राय क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन उनकी निजी राय है क्या ये तो बता दें आप। निजी राय है क्या वो तो बता दें। देखिए वो आप कांग्रेस से पूछिए, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आपको बता सकता हूँ। 370 पे बात होगी और बिल्कुल होगी। जितने एफर्ट्स, बात ही जितना करते प्रयास रहेंगे। जम्मू कश्मीर आप बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरिए, आपकी सरकार आ गई है वहां पर, लेकिन आप 370 की बात करेंगे। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ये गजब है उमेश जी। आप करिए ना, विकास करिए जम्मू में, आपकी सरकार बन गई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी करके दिखाइए 5 साल में। बिल्कुल करेंगे, आप देखिए ना, देखिए ना, दिखाइए ना। बीजेपी की तरह दावे नहीं तो देखिए प्रदीप भंडारी जी, आपके दावे बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं और हम दावे नहीं ठोकते, काम करके जुमलेबाजी नहीं होगी बीजेपी की तरह, जुमलेबाजी नहीं होगी भी उमर अब्दुल्ला की आ जाए, मुस्लिम नहीं होगा बीजेपी की तरह, भी उमर अब्दुल्ला की आ जाए, 370 तो फिर क्यों सड़कों पे हो? सड़कों पे क्यों हो? या तो आप बोल दीजिए, मैं बोल दूं। उमेश जी आता, चित्रा जी जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था जी। चित्रा जी 10 बंदरों की तरह क्यों कूद रहे हो असेंबली हॉल में? अरे बता रहा हूँ, जब सुनो तो आपको सही। पता है अरे सुनो तो सही उमेश उमेश जी सुनोगे तभी तो बताऊंगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉन्क्लेव नहीं है जिसमें आप ही बोलो। अरे ये ड्रामा क्यों? मुझे ये बताइए ना, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं 370, इसीलिए हिमाचल में चुनाव होने हैं 370, आपकी मंशा को एक्सपोज करना है। दिल्ली में चुनाव होने हैं 370 को आपकी 10 मीडिया भी नहीं छू सकती। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला 1989-90 के अंदर 70 से ज्यादा आतंकवादी को छोड़ा कर रखे थे, 370 के नाम पे डराया करते थे। हम भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराए। आप समझे? ये बंद करिए अपनी सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। और चित्रा जी, अब मैं काम की बात करना चाहता हूँ। चित्रा जी देखिए, तो टेलीप्रॉम्प्टर के जैसे बोल रहे, रग रहे, टेप रिकॉर्डर के जैसे, या तो ये बोले दोनों में से किसी की आवाज नहीं जाएगी। उनको बोलिए तो सही। शर्म आनी चाहिए। उमेश जी अब इनके 370 लेके पूरे हिंदुस्तान में चुनाव उधर अनुराग जी भी इंतजार करें। अरे उमेश जी सुन लीजिए, आपको एक छोटी सी जगह के अलावा वोट नहीं मिलता। हिंदुस्तान की पार्टी पूर्ण रूप से हर जगह चुनाव लड़ेंगे। आपसे ज्यादा सीट पे लड़े, आपसे ज्यादा वोट शेयर है। अरे हम छोटी सी जगह
हाँ, ठीक है। अब सुनिए, वही रही है, हिल गए हो आप, जम्मू उस कश्मीर छोटी में सी विकास जगह की के बात करना रेजोल्यूशन चाहता से हूं। हिल गए हो। जम्मू कश्मीर के अंदर एक 60 करोड़ से रेजोल्यूशन ज्यादा, से हिल गए हो। 60,000 करोड़ से ज्यादा के फॉरेन एक इन्वेस्टर्स सिंगल आए, 32,000 रेजोल्यूशन करोड़ से ज्यादा का एक इंफ्रास्ट्रक्चर छोटी प्रोजेक्ट जगह आया के है, रेजोल्यूशन से हिल 99,000 गए करोड़ हो। का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है। पहली बार छोड़ो जम्मू यार, ये कश्मीर के अंदर किताबी एक मॉल बातें आया है, ये ईमार मॉल के पेपर- नाम से, इसमें पेपर- 750 करोड़ कोई रुपए पेपर के वाली नाम का बातें मॉल आया, मत कहो जिसमें मुझे, ये व्हाट्सएप 7,500 जो यूनिवर्सिटी है मत चलाओ। जॉब मिले हैं। ये क्या बात करेंगे, पहली बार जम्मू कश्मीर कौन के सी अंदर एम्स आया है। जॉब्स? एक इनकी दिन दिक्कत पहले यही है लिस्ट कि निकल ये दी, अगले सिर्फ और दिन सिर्फ कैंसिल उमर अब्दुल्ला के ये परिवार, व्हाट्सएप महबूबा यूनिवर्सिटी मुफ्ती के मत- परिवार को सुनिए, जो है सिर्फ ये और सिर्फ व्हाट्सएप नौकरी देते थे, यूनिवर्सिटी इनके मत बच्चे बाहर चलाइए। पढ़ा करते ये थे। व्हाट्सएप आज स्थिति यूनिवर्सिटी है कि मत जीरो चलाइए। स्टोन पेंटिंग है जम्मू ये कश्मीर के व्हाट्सएप अंदर, यूनिवर्सिटी इनके यहाँ समय मत में स्टोन चलाइए। पेंटिंग हुआ ना करती तो थी। नौकरियां हैं, उमेश जी, ना तो आपको कभी भी एक वैली को लोग वापस सेफ से है। सेपरेटिज्म ये की तरफ व्हाट्सएप नहीं फैलाने दिया यूनिवर्सिटी- करेंगे, समझे आप? व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी मत चलाइए। क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ के आए, पढ़ के नहीं आए क्या, पढ़े लिखे नहीं है क्या आप? कौन सी इसमें से चीजें पढ़ के, क्या हो क्या गया, इतने फ्रस्ट्रेटेड है क्या आप? आंकड़ा गलत है, एक सेकंड। एक आंकड़ा बताइए गलत है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कौन सा आंकड़ा गलत है? आप इनको झूठा साबित कर दीजिए। उस पर चुनाव लड़िए। आप कौन सा आंकड़ा गलत है जो इन्होंने- बता रहे हैं? आप इनको झूठा साबित कर दीजिए। लाइव कौन शो सा में। आंकड़ा बताइए ना, आज लिस्ट निकलती है, अगले दिन कैंसिल हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42-43% पे पहुंच गया। क्या 90,000 करोड़, क्या 90,000 नौकरियां दी इन्होंने, बताइए। लोग सड़कों पे है, ग्रस्त है, बताइए। जवाब दो महंगाई मैंने। कहाँ पहुंची है? कौन सा इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ है जम्मू सुनो तो कश्मीर सही। में? बताइए 370 के बाद, बताइए ना। सिर्फ लाल चौक पे दो- तिरंगा लगाने से और लाल चौक की दीवारों को पेंट करने से सिर्फ लाल चौक पे तिरंगा लगाने का क्या मतलब है उमेश जी? लाल चौक पे तिरंगा ही लगेगा? आप पाकिस्तान का झंडा लगाए जाते थे, आपको तिरंगा नहीं समझ में आता है? क्या मैटर करता है लाल चौक पे तिरंगा लगाना? 70 साल तक हमने लाल चौक पे तिरंगा नहीं लगाने दिया, समझे आप? 2 करोड़ से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आपको दिक्कत यही है कि आपकी सेपरेटिज्म की राजनीति चरम सीमा पे खत्म होने वाली है। पढ़ के नहीं आते हो, व्हाट्सएप छोड़ो, आप तो टिकटॉक हो, आप टिकटॉकियन हो चुके हैं, आप टिकटॉक पे पढ़ के आते हैं, समझे आप? ये लीजिए, 750 करोड़ का मॉल है, आपको दिक्कत है जम्मू कश्मीर का व्यक्ति जो है वो मॉल के अंदर जा रहा है। मैं इन्फ्लेशन की बात करना चाहता हूं, अब मैं इनके सामने और इनको डेटा कोट करूंगा। इनके समय में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है जम्मू कश्मीर का एवरेज नहीं है, 35.2 है। जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटने के बाद 16.2 पहुंचा है। अब मैं और एक बार आपको डेटा पॉइंट कोट करना चाहता हूं। बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। प्लीज, अगर आपने सवाल पूछे थे, आपने सवाल पूछे कि महंगाई पर, रोजगार को लेकर क्या काम किया है सरकार ने, वो बताया तो वो आंकड़े दे रहे चित्रा जी, हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर वीडियो तो नहीं दिखाएंगे ना कि ये देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, बात होगी देखिए, उमेश जी। ये व्हाट्सएप आंकड़े गलत हैं इनके। व्हाट्सएप कौन सा आंकड़ा? आप सही आंकड़ा दे दीजिए, आप सही इनका आंकड़ा बताइए, बीजेपी का आप प्रेसिडेंट सही हार गया आंकड़ा होम बताइए। इनका बीच सुनिए, इनके हाँ। बीजेपी के प्रेसिडेंट हार गए अपनी होम अब कॉन्स्टिट्यूएंसी। फिर चले गए। 3 पंचायत चुनाव तो वैली उमर हार गई अब्दुल्ला साहब भी है। हारे क्यों थे। हारे? और वो भी क्यों हारे? निर्दलीय से हार क्यों गए थे हारे? सर, 50 उमेश तलाशी। इन्होंने तो बड़ी डेवलपमेंट की, इन्होंने तो बहुत डेवलपमेंट की थी। 4 लाख से ज्यादा मैंने वोटों कहा से उमर इन्होंने साहब तो- हारे चुनाव। वो भी तो इन्हीं की वजह से हारे हैं, जेल से वो इनकी कैंडिडेट ला वजह दिए से इन्होंने। हारे। जेल से कैंडिडेट ला दिए, बीजेपी ने जेल से ये भी अपनी कैंडिडेट उठा वजह के से ला हारे दिया। हैं, आपके भी नेता इनकी मेरे को वजह से लग रहा है हारे इनको हैं। मंत्री ये बनना था, इनको उमर जेल अब्दुल्ला जी ने से मंत्री नहीं बनाया, जेल इसलिए से frustrated हो चुके यूएपीए हैं। जिसपे लगा ये बौखलाए हुए था, हैं। सुनिए, बात खत्म कर यूएपीए जिसपे लेंगे, लगा तो था, फिर मैं बाकी लोगों उसको के पास चुनाव ही जा लड़वाया पाऊंगी, इन्होंने। प्लीज। हाँ, ठीक है, अगर आप अपनी बात जेल खत्म से करें। कैंडिडेट लेके आते हैं ठीक है, और यहाँ हमें राष्ट्रवाद सिखाते हैं। हाँ, आप राष्ट्रवाद बहुत सिखाते हैं, ये बात तो सच है प्रदीप भंडारी जी। सिखाऊंगा। आप सबको राष्ट्रवाद सिखाने आ जाते हैं, बिल्कुल आगे। नहीं बिहार से कैंडिडेट लेके आते हैं, सपोर्ट करते हैं, जवाब दे और हमें कहते हैं पिताजी, जिसका भी आप अब नाम जवाब। लेती है पैनल पे, उमेश अब जी जवाब। उचकना चालू हो जाता है। अनुराग भदौरिया में उमेश जी, अपने समझते यार, हैं आप उमेश झूठ जी, बोलोगे तो मेरे में बोलना उमेश पड़ेगा जी, ना। ये सभी पार्टी के प्रवक्ता बन रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इनको मंत्री नहीं बनाया तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। नहीं, सुनिए तो नहीं सही। बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जी। वो बताइए। मैं 3 बातें बोलूंगा। मैं क्यों नहीं राष्ट्रवाद एक ऐसी पार्टी को सिखाऊं जिसके फारूक अब्दुल्ला 70 आतंकवादियों को छोड़ा करते थे 1989-90 में। क्यों नहीं सिखाऊं राष्ट्रवाद ऐसे उमर अब्दुल्ला को, जो अफजल गुरु, जो कन्विक्टेड आतंकवादी है, जिसको इस देश की सुप्रीम कोर्ट के कानून के हिसाब से हैंग किया गया है, वो बोल रहे थे उनको पीड़ा हो रही है। क्यों नहीं सिखाऊं मैं ऐसे लोगों को जिनको यासीन मलिक की जो वाइफ है वो पत्र लिखती है कि भाई हमारे यासीन मलिक जो कन्विक्टेड टेररिस्ट है, कश्मीरी हिंदुओं को कातिल है, उसको बचा दो। बोलूंगा मैं, क्योंकि इनने 70 साल तक इस संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया। ये देश विरोधी लोग हैं। अब मैं इन्फ्लेशन की बात कर लेता हूं इनके साथ में। इन्फ्लेशन में सुनिए, मैं बताना चाहता हूं इनका डेटा। इन्फ्लेशन में यूपीए के समय में 100 मैं बताना चाहता हूं, हर एक डेटा कोट करूंगा। अब आप ये करिए, चल अब हम इन्फ्लेशन तो सुन लीजिए, इन्फ्लेशन का डेटा आ जाते हैं। इन्फ्लेशन का यूपीए के समय में 137% चावल के दाम बढ़े, 117% गेहूं के दाम बने, 123% दालों के दाम बढ़े, 350% वेजिटेबल्स के दाम बढ़े, 185% पोटैटो के दाम बढ़े, 139% टोमेटो के बढ़े। हमारे समय रिकॉर्ड रिटेल इन्फ्लेशन सबसे कम। ठीक है, ठीक है, अब आ जाती हूँ मैं बाकी लोगों पर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से महाराष्ट्र चलेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर यहाँ पर डिबेट हो रही है
वहां पर 370 की एंट्री कराई गई है। लेकिन अनुराग जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, वो हाथ उठा रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन इस बात को तो समझना पड़ेगा ना कि चुनाव के ऐन वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 370 पर प्रस्ताव लाकर मुद्दा दे दिया है बीजेपी को। अब बीजेपी खुद तो लेकर नहीं आई है, जब अब विधानसभा में लेकर आएंगे वो 370, जिसकी वजह से जिस भारत के संविधान की बार बार आप लोग दुहाई देते हैं, सब लोग बात करते हैं, 370 की वजह से कई सारे ऐसे अनुच्छेद थे जो लागू ही नहीं होते थे। और आपको बता दें, चले तस्वीरें सामने है, विधानसभा में फिर से हंगामा हो गया है जम्मू कश्मीर में। मुझे बोलिए अनुराग जी, बोलिए। देखिए, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, आप बोलने तो देंगे नहीं, फायदा नहीं है कोई। मैं बोलना शुरू करूंगा, आप बोलोगे। हाँ, अगर आप बंद होगे तो आप भंडारे को घुसा दोगे बीच में। हमने तो किसी के बीच में नहीं बोला, तो बोलने का मौका दीजिएगा। मैंने कहा कि अभी एक प्रवक्ता महोदय कहे थे 5 लाख हिंदुओं को वहां से विस्थापित हुए। तो 10 साल से आपकी सरकार है, उसके पहले वाजपेयी जी की सरकार थी। कितने लाख हिंदुओं को वापस ले जाके आपने बसाया? बताइए ना, कितने लाख हिंदुओं को वापस आप लेके गए? कि खाली डाटा देंगे कि कुछ मदद भी करेंगे? इसके मतलब रोने वाली सरकार मत बताइए कि हम इतने विस्थापित हो। तो आपने कितने लोगों को वहां पे जाके इस्टेब्लिश करवाया? कितने लोग की आपने बिजनेस वहां पे सेट करवाई? एक बात। दूसरी बात, ये महाराष्ट्र में चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहता? पता है आपको कि जब महाराष्ट्र के मुद्दों पर लड़ेंगे तो बदलापुर की 2 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ था, लोग सवाल पूछेंगे। जलगांव में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद उसको रेप कर दिया गया, लोग इस पर सवाल पूछेंगे। रत्नागिरी पे नर्सिंग स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ रेप हुआ, लोग इस पर पूछेंगे। लातूर में 70 साल की वृद्ध महिला के साथ अन्याय हुआ, लोग इस पे सवाल पूछेंगे। और पालघर में बच्ची के साथ रेप हुआ, इस पे सवाल पूछेंगे कि आपकी कानून व्यवस्था क्या थी। बच्चियों के बारे में महाराष्ट्र ना पूछ ले, बच्चियों पे अत्याचार के बारे में महाराष्ट्र ना पूछ ले, इसलिए एक जम्मू कश्मीर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ही पता है 370 खत्म हो सकता है तो पार्लियामेंट के माध्यम से खत्म हो सकता है, वरना नहीं खत्म हो सकता। लेकिन हल्ला मचा रहे हैं, और देखो 370 खत्म हो गया। अरे भैया, देश पढ़े लिखे लोगों का है, पार्लियामेंट में पास हुआ है, संविधान में है। बिना पार्लियामेंट के वोटिंग के खत्म हो ही नहीं सकता जब तक आप पार्लियामेंट में लेके नहीं आओगे। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं बैठे बैठे यहाँ पे? ये सिर्फ मुद्दा क्रिएट करते हैं क्योंकि वहां पे जनता के जो मुद्दे उस पे बात ना हो जाए, महाराष्ट्र के मुद्दों पे बात ना हो जाए। आपके भी बड़े नेता उमर अब्दुल्ला जब शपथ ले रहे थे मुख्यमंत्री की, पहुंचे हुए थे, तो समझाइए ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि ये सदन से होगा, इसको लेकर विधानसभा में मत लाइए प्रस्ताव। अरे मैं आपसे कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अरे वो सबको आपके सहयोगी ना इंडिया गठबंधन, मेरी बात सुन लीजिए, समझा दीजिए उमेश जी। सुन लीजिए मेरी बात। मेरी बात सुन लीजिए ना। अरे मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में लगातार वहां पे मौतें हो रही हैं, लगातार। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आतंकी हमला रोज होते हैं। आप डाटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा फौजियों की मौत हुई है। कौन जिम्मेदार है उसका? क्या नहीं बीजेपी की सरकार में नहीं हुई? हमारे यहाँ 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को अपनी पार्टी में अभी तक रखते हैं अनुराग भदौरिया जी, और आप बात करोगे बच्ची के रेप के बारे में? पूछो, लगातार हमारे जो वहाँ पे आर्मी है वो शहादत हो रही है, उस पे बात नहीं कर रहे। अब डेटा ये बात नहीं बोलेंगे कि सवाल कैसे पूछ जाएगा। आप इनको पता चल गया, देखो बीच में आ गए ना। नहीं, क्योंकि आपने रोकिए, बीच में रोकिए, कहाँ से कूद पड़े, कहाँ से कूद पड़े? पेट में दर्द हो गया, नहीं बोलने दीजिए। देखिए चित्रा जी, ऐसे कैसे बात जा पाएगी? नहीं, मुद्दे पे बोल रहा हूँ। देखिए अब इनको पता चला, अरे रोकिए ना उनको भाई। इनको पता चला उत्तर प्रदेश के अंदर में कि इनकी तरह पूरी तरह सफाई हो रही है, हार रहे 9 सीटों पे। फिर पता चला दूसरी जगह भी हार रहे। डेट बढ़ाओ, डेट जल्दी बढ़ाओ जल्दी, 20 तारीख ले जाओ, कुछ तो इज्जत बचेगी। ये इंतजार कर रहे हैं, तारीख पे तारीख बढ़ा लो। फिर देखा नहीं तारीख से भी काम नहीं चल रहा है, क्या करना है? 370 उछालो 370 पत्थर, 370 पत्थर, 370। और बेचारे जनता इंतजार कर रही है। मेरी बच्ची के साथ अन्याय हुआ, इसके बारे में कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है मेरा बच्चा, कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? लगातार यहाँ पे महंगाई बढ़े, कमर टूट गई, कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? मुद्दा उछाल रहे हैं, पहले 2.5 मिनट तक बोलेंगे, मेरे से बोलना। देखो 30 सेकंड दीजिए, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। 2.5 मिनट तक अपना मोनोलॉग दे रहे हैं। मुद्दा उछालो पार्टी। अच्छा अनुराग जी, मैं बोल दूं, बात नहीं करते, मुद्दा उछालते हैं। पत्थर उछालो, मुद्दा उछालो, ये उछालने वाले लोग हैं। पत्थर मुद्दा उछाल के, पत्थर मुद्दा उछालते हैं। अरे उछालिए महंगाई का मुद्दा, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। उछालिए आप बेरोजगारी का मुद्दा, उछालिए आप महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। सर अभी तो हरियाणा में चुनाव हुए थे इन्हीं मुद्दों पर, अनुराग भदौरिया जी, हरियाणा में चुनाव इन्हीं मुद्दों पर हुए थे। चित्रा जी, मैं 30 सेकंड, हरियाणा में भी तारीख बढ़ गई थी। हाँ, लोगों को समझाना पड़ेगा ना, लेकिन आपने वाजिब सवाल कुछ उठाया है, उसका मैं जवाब ले लेती हूं। चित्रा जी, 14 साल की बच्ची का रेप करने वाला मोहित खान को अभी तक इन्होंने अपनी पार्टी में रखा है, ये क्या बात करेंगे?
इनके पार्टी के तो लोग जो होते रेप करते हैं, उसके बाद ये पार्टी के अंदर उनका महिमा मंडन करते हैं। बदलापुर के अंदर प्रणीति शिंदे जो कहती है इतना क्यों जलाया क्यों नहीं, इसका राजनीतिक फायदा क्यों नहीं लिया। अब मैं डेटा कोट करूंगा, स्टोन बिल्डिंग की इंसिडेंट्स जो थे जब इनकी सरकार थी 2006 थे, हमारे समय में 0, हड़ताल इनके समय में 132 हुआ करती थी, हमारे समय में 0, सिविलियन डेथ इनके समय में 112 से ज्यादा थी, हमारे समय में सिविलियन डेथ जो है वो 10 से कम है। लोग बोलेंगे कैसे समझ में आएगा भाई? अनुराग जी प्लीज, लातूर में 70 अनुराग जी साल की महिला के साथ अन्याय हुआ बताइए आप। हाँ, वो बात घर में बच्ची के साथ हुआ बताइए आप। ठीक है, वो बातें संजना घाड़ी जी की ओर से भी उठाई गई हैं। अब जवाब सुनने का वक्त है ना अनुराग जी प्लीज। बच्ची के साथ अन्याय हुआ और नहीं आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, इधर उधर की घटना से जस्टिफाई करना चाहते हैं आप। महाराष्ट्र में एक 70 साल की हमारी कितनी मैंने सोचा वृद्ध महिला के साथ अन्याय हुआ और जस्टिफाई कर रहे हैं घटना बता के। आपकी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है कि किस तरीके से रेप को जस्टिफाई करा करती थी। आप बोले ना, आपकी पार्टी ने अभी तक 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले को हटाया नहीं है। जब ये बोलते हम सब सुनते हैं, जब हम बोलते हैं 15 सेकंड नहीं बोलने देते। इनको लग रहा है समाजवादी पार्टी के कोई समाजवादी पार्टी के इंटरनल मीटिंग में आ चुके हैं। ये देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थोड़ी जिसमें सुबह अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाएंगे। अन्याय हुआ तो आपकी सरकार में, हर जगह तो आपकी सरकार है। अरे अनुराग जी यही बातें हरियाणा में आपने करी थी। एक सेकंड सर, ऐसे डिबेट नहीं हो। एक सेकंड सर, ऑडियो ऑफ कीजिए, सबका डाउन कीजिए। एक सेकंड सर, यहाँ पे मछली बाजार नहीं है और मुझे लग रहा है कि सबको अपनी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। प्लीज, एक जब बोले तो दूसरा उस समय शांत रहे। और आप लोग खुद इतने सीनियर लोग हैं, अगर मैं किसी को टोकूंगी, अनुराग जी प्लीज हो गया, सबके बीच में नहीं बोला। जब जिसकी बारी आएगी वो अपनी बारी में बोलेगा। आपने सवाल पूछा है, धैर्यपूर्वक आप जवाब दीजिए, 2 लाइन में जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जी, उनकी बातों का बहुत सारे सवाल उनकी ओर से करें। वो बार बार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि महिलाओं का मुद्दा महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा है जिस पर आपकी सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं 2 बात, इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के अंदर टेरर की एक्टिविटीज हमारे उसमें बढ़ी है। मैं डेटा कोट कर रहा हूं, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स 69% से कम हुए 2004 और 14 के कंपैरिजन में। मैं डेटा कोट कर रहा हूं, 2654 स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी, अभी 0 है। मैं डेटा पूरा कोट करूंगा पर ये बीच में आ जाएंगे तो हाँ ये झूठ बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, बदलापुर के इंसिडेंट के बाद हमने तुरंत कार्रवाई करी। इनके जैसे नहीं, उत्तर प्रदेश की 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को अभी तक इन्होंने अपनी लाल टोपी वाली पार्टी के अंदर रखा है और कन्विक्शन रेट मुंबई के अंदर ज्यादा है। एनसीआरबी का डेटा उठा के देख लीजिए। तो इनको बोलिए ना मुद्दा उठाए महिलाओं का, क्यों नहीं उठा रहे? इनकी पूरी डिबेट में क्यों नहीं उठा रहे? जाइए। संजना घाड़ी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इस बात का जिक्र पहले आ चुका है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मेरे हाथ में जब पूरी ताकत आ जाएगी तो 370 को मैं हटा दूंगा, जिसके बाद बीजेपी की मोदी सरकार ने वो काम किया। 370 का ऐसा मुद्दा है जिस पर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग रुख अख्तियार करती हैं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बोलने को ही तैयार नहीं नजर आती है। तो इस मुद्दे को अगर वो उठाएगी तो वो आपको नुकसान क्या करेगा संजना घाड़ी जी? ये बड़ा सवाल है और इस मुद्दे पर आप लोग कहां खड़े हैं? देखिए, महाराष्ट्र एक भारत का एक राज्य है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा राज्य है कश्मीर, और जहाँ पे 370 हटा के उन्होंने एक जो काम वो महाराष्ट्र और राज्यों में आगे रखना चाहते हैं। उस वक्त महाराष्ट्र की जनता आपको कह रही है कि हम लोगों ने 370 हटते हुए देखा है, कश्मीरी पंडितों की होने वाली हत्याओं को हम देख रहे हैं। हम लोगों ने मणिपुर जलता हुआ देखा है, मणिपुर की महिलाओं के ऊपर होते, बहू बेटियों पर होने वाले अत्याचार उन्होंने देखे हैं। उन्होंने ये देखा है कि एक दिन में सरकार बदल जाती है, एक रात में नोटबंदी हो जाती है, लेकिन शक्ति कायदा जो कि माननीय उद्धव साहब की सरकार होते वक्त यहाँ से पारित करके भेजा हुआ है, उसको सम्मत होने के लिए 2.5 साल लगते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कायदा है महिला सुरक्षितता के लिए। यही महाराष्ट्र की जनता ने राम मंदिर का जोर शोर से उद्घाटन देखा है, लेकिन टपकता हुआ राम मंदिर भी देखा है, टपकती हुई संसद भी, नई संसद देखी है, शिवाजी महाराज जी का पुतला जिसका उद्घाटन सम्माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने किया, 8 महीनों में उसको ढेर होते हुए जनता ने देखा है। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता दी। मैं एक बार अपनी जी अवस्थी जी, गुलाब चंद दुबे जी कुछ नहीं बोल पाए बहुत देर से, 10 सेकंड राज्य की सरकार है, इन्हीं के लोग हैं जो महिलाओं को रिजेक्टेड माल कहते हैं, अभी तक इनकी पार्टी से नहीं हटा है। इन्हीं का लाइन से जो महिलाओं को इंपोर्टेड माल कहते हैं, अभी तक इनकी पार्टी से नहीं हटा है। इन लोगों ने पत्नी शब्द का प्रयोग किया था महिलाओं के लिए, संजय राउत ने अभी तक नहीं हटा है। ये क्या बात करेंगी महिलाओं की? क्या बात करेंगी? लाडकी बहना योजना खत्म करने की बात करते हैं, वोटर्स को नालायक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
क्या बात करेंगे? आपके ही खासदार है, ओलंपिक पटु महिला। जवाब दीजिए, इंपोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल बोलने वाले नेताओं को क्यों नहीं हटाया अपनी पार्टी से? आप बताइए मैडम, क्यों बताया? मैंने सच के कोट कर दिए तो घबराहट हो गई। आप बताइए मैडम, 100 करोड़ का वसूली रैकेट आप चलाया करती थी जब आपकी सरकार थी, भूल गए अनिल देशमुख को? 2 साल तक जेल काटा है। 100 करोड़ का वसूली रैकेट, महिलाओं को रिजेक्टेड माल कहते हैं, इंपोर्टेड माल कहते हैं। कैसी बात कह रही है? ये क्या बात है? महिलाओं का अपमान करते हैं, उनको आप पार्टी से नहीं हटाती हैं। भारत में लोकतंत्र है जिसमें महिलाओं की भी हिस्सेदारी है। महिला होते हुए महिलाओं के खिलाफ बोलने वाले नेताओं पे आप कुछ नहीं कह रही है। के बारे में जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। राज ठाकरे हमारे अलायंस में नहीं, आप जवाब दीजिए। संजय राउत के भाई बकरी शब्द का प्रयोग करते हैं, क्यों नहीं आपने उनको पार्टी से हटाया? जवाब दीजिए मैडम, ऐसी क्या कंपल्शन हो गई? आप तो महिला है, आप जवाब दीजिए मैडम। महिलाओं को रिजेक्टेड माल का शब्द प्रयोग करते क्या जस्टिफाई करती है? एक आदिवासी महिला को झारखंड के अंदर क्या शब्दों का प्रयोग किया था, जस्टिफाई करेंगी? क्या बात कर रही है आप? लाडकी बहना योजना हटाने की बात विटेकर करते हैं, उसको जस्टिफाई करेंगे आप? रिजेक्टेड माल कैसे बोला महिला को? अरे राज ठाकरे हमारे अलायंस में नहीं है, आप जवाब दो जो आपकी पार्टी में है। आप जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में कौन है? ठीक है, अब गुलाब चंद्र दुबे जी और अवनीजेश अवस्थी जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई। महिलाओं का ऐसा मुद्दा है जिस पर बढ़ चढ़कर तो तमाम पार्टियां बोलने को तैयार दिखती हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ अब शब्दों की बात आती है तो लगता है कि वहां पर लाइन लग गई है। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, एक बार फिर से मैं 370 के मुद्दे पर, जिसको लेकर बीजेपी, ये सही बात है कि 370 इस देश के लिए एक भावनात्मक मुद्दा है। यह भी सही बात है कि जिस दमखम के साथ बीजेपी ने उसको हटाया है उसका चुनावी लाभ भी उसको मिला। लेकिन अब महाराष्ट्र के चुनाव में इस मुद्दे को आप लेकर जा रहे हैं, बार बार वो दूसरे मुद्दों पर आपको घेर रहे हैं। चित्रा जी, आप कश्मीर के गुलाब जी आ रही हूं उसके बाद में और धारा 370 को सिर्फ चुनावी लाभ के लिए कर रही है क्या? चुनावी लाभ तो वो ले लेते, बाकी लोग ले लेते। धारा 370 हटा करके अगर चुनावी लाभ मिलता तो क्यों नहीं लिया? इसको चुनाव से मत जोड़िए। देश की एकता अखंडता का मसला है। देश की अखंडता और एकता के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये लोग आज कश्मीर में जो विकास हुआ है, जो शांति हुई है, जो आतंकवाद में कमी हुई है, कल तक जो मोदी सरकार को गाली देते थे ना, मैं यहाँ पर किसी व्यक्तिगत का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन देश को मालूम है कि वो लोग जो घोर विरोधी थे मोदी के, वो आज मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, वास्तव में कश्मीर में बदलाव आ सकता है। कश्मीर की जनता शिकारा चला करके टूरिस्ट के आने से आत्मसम्मानपूर्ण जीवन जी सकती है। हाँ। ये बाकी देश के लोगों की, आप कह रहे हैं कि नहीं टमाटर के भाव ज्यादा टमाटर के भाव ज्यादा हो गए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, धारा 370 है। एक बार मैं गुलाब चंद दुबे जी एक क्लोजिंग कमेंट आपका लेना चाहूंगी, लेकिन इस मुद्दे को उठाकर मिलेंगे वोट आपको? चित्रा जी, हम मुद्दे महाराष्ट्र के इस चुनाव को हम 370 का मुद्दा नहीं बनाना चाहते, कोई जरूरत नहीं इसकी। लेकिन मैं विशेष करके अनुराग भदौरिया जी से पूछना चाहता हूं, अपने बहन संजना से पूछना चाहता हूं कि 370 को लेकर जिस तरह से एनसी के प्रवक्ता ने कहा, हाँ। उस पर आप सहमत हैं कि असहमत हैं? आप फुल में दिखा दे गुलाब चंद दुबे जी को प्लीज। हाँ, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। इससे सहमति असहमति से जाना चाहता हूं, क्योंकि ये अपना गठबंधन धर्म निर्वाह करना चाहते हैं कि 370 इस देश में लागू हो, कि जिससे देश इस एक स्वतंत्र अभियान के बीच, सच तो पूछो तो अभी पारी है ऑक्युपाइड कश्मीर की, हम इस तरह पढ़ना चाहते हैं चित्रा जी। और अभी आपने जो कहा कि इस डिबेट को मछली बाजार में बना करके विषयांतर हो जाता है, विषय हट करके मात्र टीआरपी के लिए हो, ये बात अच्छी नहीं लग रही है। बात विषय होनी चाहिए, विषय के अंतर्गत बात होनी चाहिए। टीआरपी के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं। जिस ढंग से हमने बताया ना कि हमारा चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, हम खाली इन मान्यवरों से पूछना चाहता हूँ, जिस ढंग से उथल करके, जिस ढंग से हाथ को फैला करके यहाँ पर विवाद करते हैं, मैं इनसे सीधे पूछना चाहता हूँ, अनुराग भदौरिया जी से और हमारे यूबीटी के प्रवक्ता संजना बहन से पूछना चाहता हूँ, 370-35-1 के प्रति आपका अपनी सोच क्या है? एक लाइन में बताइए, जवाब देंगे चित्रा जी। ये लोग एक लाइन में हमसे, आपने हर मुद्दे पूछे, एक लाइन में क्या है अनुराग भदौरिया का जवाब? अपने एनडीए गठबंधन का धर्म निभाना चाहते हैं कि उस देश में मिल रहा है क्या? चले, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर 370 को लेकर दांव जबरदस्त तरीके से यहां पर आजमाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन महायुति को इसके जरिए महाराष्ट्र में क्या मिलेंगे वोट, ये बड़ा सवाल वहां पर बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।